इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उस समय नजर रखेंगे हेडलाइन पर। बिहार में जल्द शुरू होगा खनन का काम। 28 माइनिंग ब्लॉकों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी। सितंबर तक 30 से ज्यादा ब्लॉक होंगे आवंटित। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। देहरादून में एशियन ओपन स्केटिंग ट्रॉफी का हो रहा आयोजन। प्रतियोगिता में 14 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। गोवा में इंडो इजराइल शीतलिंग वितरण शुरू। सीएम प्रमोद सावंत ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। 12 करोड़ की परियोजना से किसानों को मिलेगा लाभ। यूपी में ई पॉस कमीशन प्रणाली का हुआ शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों को दी नई व्यवस्था। 2017 से पहले व्यवस्था पर सीएम योगी का तंज। कमीशन में पारदर्शिता पर दिया जोर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी की 8वीं श्रृंखला से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में खनन गतिविधियां दोबारा शुरू होने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 28 माइनिंग ब्लॉकों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि सितंबर के अंत तक 30 से ज्यादा ब्लॉकों का आवंटन कर दिया जाएगा। क्योंकि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। ये देश के कई राज्यों को आप देखते होंगे जहां मिनरल्स के दम पर वो बहुत आगे बढ़ गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो। और मैं तो उस दिनों में भी सदस्य था जब बिहार और झारखंड एक था। और हमको याद है कि 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और 6,000 करोड़ के बजट में 2,000 करोड़ का रॉयल्टी सिर्फ झारखंड से आता था। बजट का 33% सिर्फ रॉयल्टी से हम चलते थे। और जब झारखंड बटा तो वो सरप्लस बजट लेकर गया। 2000 के नवंबर में जब झारखंड अलग हुआ तो सरप्लस बजट लेकर आया। इसलिए उसकी ताकत को हम समझते हैं। रॉयल्टी एक तरह से सरकार को मदद करती है जन कल्याण के कार्यों के लिए। इसलिए हम लोगों ने 44 ब्लॉक को अपने राज्य सरकार के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। लगभग 28 टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। और अब जैसा हमको माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 30 सितंबर के पहले लगभग 30 से अधिक ब्लॉक हमारे आवंटित भी कर दिए जाएंगे। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़कर काम किया। सर्वे का काम एजेंसी करती थी, हमने कहा नहीं, सर्वे का काम सरकार करे। आप जरूर इसको जोड़िए उससे, क्योंकि टाइम लगते हैं। उसके बाद जब हम किसी को टेंडर देते हैं उसके बाद भी 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना लगता है। तो मैंने कहा कि इसको एडवांस में प्लान कीजिए। हम उसके साथ उनको अटैच करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी वहीं से आना है। तो सरकार ने इसको एडवांस प्लानिंग किया है बिहार में। और मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे। साक्षी देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2026 का आयोजन हो रहा है। जो कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की।
और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। बता दें, इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 14 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बना आइस स्केटिंग रिंग खेलों के क्षेत्र में नए अवसर दे रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। सर, एक वैश्विक मंच भी हमारे सामने, उत्तराखंड मेजबानी अभी जो खेलों के क्षेत्र में जो हमारा ये आइस स्केटिंग रिंग है, यहाँ पर जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये हमारे लिए बहुत अवसर हमको दिला रहा है। जैसे पिछले साल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी और आज भी यहाँ पर 14 देश एशिया के जो है एशियन चैंपियनशिप स्केटिंग ट्रॉफी आज से इसका शुभारंभ हुआ है और इसकी मेजबानी मिलना, बहुत सारे अवसरों का द्वार खुलना है। और हमारे यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स है, स्केटिंग है और भी जो हमारे इस प्रकार के एडवेंचर्स वाले गेम हैं उनके लिए बहुत संभावनाएं हैं। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे एशिया भर से 300 से अधिक खिलाड़ी आज इसमें भाग ले रहे हैं और इसका शुभारंभ हो गया। सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बहुत बधाई देती हूँ। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से सीडलिंग वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां कोडर फोंडा स्थित केंद्र में सब्जियों और फूलों के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जा रहे हैं। यह पहल स्वयंपूर्ण गोवा अभियान के तहत की गई है, जहां सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि यह परियोजना करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है, जिसमें 60% से ज्यादा फंडिंग भारत सरकार ने की है। गोवा सरकार की तरफ से स्वयंपूर्ण गोवा सेल्फ रिलायंट गोवा मुहिम की तरफ से इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द वेजिटेबल एंड फ्लावर, जो गोवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से कोडार फोंडा गोवा में हमने एस्टैब्लिश किया है, उसी सेंटर की तरफ से आज विजिजन फ्लावर सीडलिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कार्यक्रम था। इंडो इजराइल सेंटर्स जो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है, उससे क्वालिटी सीडलिंग्स प्रोडक्शन का काम इससे हो रहा है। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट, अप्रॉक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीस खर्च करके ये प्रोजेक्ट हमने कोडार में एस्टैब्लिश किया। मोर देन द 60% ऑफ द शेयर हैव शेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। मैं फिर एक बार इजराइल माशाओ और उसके ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने खुद की उनकी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की है। बहुत अच्छा क्वालिटी सीडलिंग्स और प्रोडक्शंस वो कर रहे हैं। इन फ्यूचर भी यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडलिंग्स वहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए उनकी मदद हो जाती है। एट प्रेजेंट विजन मैरीगोल्ड फ्लावर्स एंड अदर सीडलिंग्स भी वहाँ पे प्रोड्यूस की जाते हैं। गोवा के फार्मर्स के आज के डिस्ट्रीब्यूशन के इस कार्यक्रम में खुद इंडो इजराइल पार्टनरशिप के उनके दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे थे। मेरे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी यहाँ पे थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स का विजन जो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा करने के लिए और स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शंस और क्वालिटी प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने 90 डेज का प्रोग्राम जो अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी के अंतर्गत किया है। इसका आज का ये दूसरा कार्यक्रम था। कंटिन्यूसली हम ये प्रोग्राम्स यानी गोवा के किसानों के लिए करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों के लिए नई ई पॉस आधारित कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले कोटेदार शब्द से ही लोगों को चीड़ होने लगती थी। उन्होंने कहा कि उस समय गलती कोई और करता था, लेकिन उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता था। नई ई पॉस आधारित कमीशन प्रणाली के जरिए उचित दर विक्रेताओं को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित भुगतान व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही गई है। बस्तर में यह स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्वपूर्ण रहा। विशेष यह है कि पहले तिरंगा फहराने पर हत्याएं हुआ करती थी। तिरंगा नहीं फहरा सकते थे लोग, और हर बार जब नई सरकार भाजपा की विष्णुदेव साय जी की छत्तीसगढ़ में बनी है तो 5 राष्ट्रीय पर्व आए हैं। हर राष्ट्रीय पर्व में नए स्थानों पर तिरंगा फहराने का काम सरकार ने किया है, और इस बार 93 नए स्थानों पर 93 नए गांवों में जहां आज तक आजादी के बाद तिरंगा नहीं फहरा था, अभी तिरंगा फहराया जा रहा है। और विषय इसमें यह है विशेष कि इस बार संपूर्ण बस्तर में, संपूर्ण गांवों में तिरंगा फहराया जा रहा है। वो जो जनताना सरकार के आदेश चला करते थे, जहां भारत का संविधान लागू न हुआ करता था, उस स्थान पर अब बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूर्णतः लागू होता है, और उसका प्रतीक स्वरूप देश का तिरंगा शान से लहराया है संपूर्ण बस्तर में। तिरंगा यात्रा का अभिप्राय ही यही था कि तब की बात और थी,
और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का आह्वान किया है तो बस्तर में भी हर घर में तिरंगा फहरना चाहिए। लोगों ने यात्रा का खूब स्वागत किया। यात्रा उन मार्गों से गुजरी है जहां कभी जाया नहीं करते थे लोग। मणिकोंटा, चिंगावरम, गंगालूर, आवापल्ली, उसूर, गलगम, पुजारी कांकेर ऐसे और करेगुट्टालू पहाड़ी पर जाकर के जहां 2 महीनों तक लगातार संघर्ष चलता रहा वहां पर ध्वजारोहण किया गया है। बस्तर तिरंगा यात्रा मैं सोचता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय इस बार रहा है। राजधानी दिल्ली में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ के 93 नए गांवों में तिरंगा फहराया गया, जो राज्य में बदलाव और संविधान की पहुंच का प्रतीक है। बता दें, विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के बाद हर राष्ट्रीय पर्व पर नए स्थानों पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर बस्तर क्षेत्र में अब गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। हर एक तबके के लिए निराश्रित भी हैं, गरीब भी हैं और समाज के अन्य जरूरतमंद भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं। उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य, यानी दुनिया के अंदर शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। हमारा कार्य अगर हमें सम्मान न दिलाए तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2017 के पहले आप कार्य करते थे, लेकिन लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। जो बात यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे, कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिढ़ सी होने लग गई थी। बेंगलुरु में भाजपा एमएलसी सिटी रवि ने एसटी कल्याण विभाग में कथित 90.62 करोड़ रुपए के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मामले की जांच के बीच एक आरोपी को दोबारा मंत्री बनाए जाने पर सवाल भी उठाए। सिटी रवि ने कहा कि उनके सवाल के जवाब में एसटी कल्याण विभाग के मंत्री ने 90.62 करोड़ रुपए के दुरुपयोग की जानकारी दी और मामले में जांच जारी है। रवि ने आरोप लगाया कि इसी बीच आरोपियों में से एक को फिर से मंत्री बनाया गया। SC/ST इलाका का मंत्री क्यों प्रश्न पूछा था वाल्मीकि बोर्ड स्कैम के बारे में, उन्हें हमको उत्तर दिया 89 करोड़ 62 लाख रुपए दुरुपयोग किया है, ऐसा उन्हें उत्तर दिया है। अभी भी जांच हो रहा है, ईडी का जांच हो रहा है, प्रॉपर्टी जब्त भी किया है ईडी, और SIT इंक्वायरी भी चल रहा है। उसके साथ साथ CBI इंक्वायरी भी हो रहा है। उसके बीच में वन ऑफ द अक्यूज्ड पहले मंत्री रहे इस इलाका का, उनको फिर मंत्री बनाए, उसका मतलब क्या है? मुझे लगता है वाल्मीकि डेवलपमेंट बोर्ड में कितना लूटा है, उसमें तेलंगाना
इलेक्शन में कांग्रेस के लिए खर्चा किया है और बಳ್ಳारी कलबुर्गी लोकसभा चुनाव में भी लुटेरे गैंग लुटे हुए मनी को उपयोग किया है। ऐसा पहले भी हम आरोप किया था, वो स्पष्ट होता है कांग्रेस करप्शन के साथ है। उसके लिए वन ऑफ द अक्यूज्ड को अभी तक उन्हें निरपराधी ऐसा साबित नहीं हुआ। आज भी उनके ऊपर आरोप है, उसके बाद में भी उनको फिर मंत्री बना है। मतलब करप्शन के साथ कांग्रेस है, करप्ट लोगों को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस है, ऐसा लगता है। उसके लिए आज हम सदन में प्रोटेस्ट किया। हमारा एक ही डिमांड है, करप्ट मंत्री को उनको। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां पुरानी रंजिश में एक युवक की बेरहमी से मारपीट कर हत्या का मामला सामने आया है। जहां चिखली इलाके में हुई वारदात के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। दरअसल मामला देशमुख होटल के पास का है, जहां पप्पू देशमुख के घर कुछ युवक पहुंचे। बता दें, सीसीटीवी में कुछ लोग घर में दखल देते और बाद में पप्पू को बेहोशी की हालत में बाहर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उसे गंभीर हालत में बसंतपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सर बताइए, कल रात को मर्डर हुआ चिखली क्षेत्र में, चौकी चिखली क्षेत्र अंतर्गत कल रात को 11-12 बजे के बीच में एक हत्या की घटना हुई है, जिसमें जो पप्पू देशमुख है, वो जो पहले गुंडा बदमाश था, उनके द्वारा 5 अगस्त को मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध था, जिसके बाद वो लगातार फरार था। जो प्रार्थी पक्ष के जो 4-5 लोग हैं, उनके द्वारा कल उसको मिलने पर मारपीट किया गया है हाथ मुक्का से, तथा जमीन में घसीटने के संबंध में भी चोट प्रथम दृष्टया भी मिला है। पीएम के लिए भी बॉडी को जिला चिकित्सालय भेजा गया था, जहां पीएम हो चुका है, लेकिन अभी रिपोर्ट अप्राप्त है। अभी तक जो 2 संदेही है आरोपी, उनको पूछताछ करने पर रात में उनको पुरानी जो रंजिशवश मारपीट करना बताया है। प्रकरण में 4 लोगों का आरोपी के रूप में नाम आया है, जिसमें से 2 घटना के बाद से फरार है, जिनके लगातार सीएसपी वैशाली जैन मैडम के नेतृत्व में टीम गठित की गई है और उनका लगातार पतासाजी क्राइम ब्रांच और चिखली प्रभारी के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो 2 आरोपी मिले हैं, जिनको पूछताछ पर बताया है कि पहले जो मारपीट के दौरान हाथ मुक्का से उनको किए हैं और इसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। अभी पीएम के लिए 60 पीएम रिपोर्ट के लिए लेटर दिया गया है। जैसे भी जानकारी मिलती है, प्रकरण में हत्या का धारा जोड़ करके विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो गिरफ्तार आरोपी है, उनको अभी पूछताछ लगातार जारी है। फरार आरोपी के लिए टीम अलग अलग जगहों में भेजी गई है, जिसमें जल्दी दोनों को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है। सर मृतक की कोई हिस्ट्री? मृतक जो है उसका गुंडा बदमाश था, पहले कई चिखली थाना चौकी क्षेत्र अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध था। पिछले दिनों में ही 5 अगस्त को उसके द्वारा हॉकी स्टिक से मारपीट किया गया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था, लेकिन उसके बाद वो लगातार अपने घर से फरार था, जिसमें उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। कल जो प्रार्थी पक्ष के जो 4 लड़के हैं, जो उस दौरान घटना में पीड़ित थे, उनके द्वारा कल मारपीट करके उनका हत्या कर दिया गया है। इस प्रकार से ये लगातार इसमें जो पुलिस को सूचना मिलने पर रात में ही दोनों को जो आरोपी है उसको पकड़ने में सफलता मिली है और 2 आरोपी घटना के बाद फरार है, जिसको शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के कटंगी में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां एमपीईबी कार्यालय में जूनियर इंजीनियर मनोज दुबे को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें, मामले में लाइनमैन धनेश शुक्ला की भूमिका भी सामने आई है। दरअसल पीड़ित मुकेश यादव के मुताबिक नए बिजली कनेक्शन के बदले जेई ने पहले 17,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, बाद में सौदा 12,000 रुपए में तय हुआ। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की। जैसे ही मुकेश ने केमिकल लगे 12,000 रुपए जेई को दिए, टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे पकड़ लिया। वहीं दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मुकेश कुमार यादव जो जमुनिया के निवासी हैं, जमुनिया तहसील कटंगी के, उनके द्वारा शिकायत की गई कि इन्होंने एक 3 HP का कनेक्शन लेने के लिए, स्थायी कनेक्शन लेने के लिए इन्होंने बिजली विभाग के ऑफिस में संपर्क किया था। तो जो एई मनोज कुमार दुबे और लाइनमैन धनेश शुक्ला, इनसे 3 HP का कनेक्शन देने के लिए 15,000 रुपए रिश्वत की राशि की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मुकेश यादव के द्वारा लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में शिकायत की गई। एसपी लोकायुक्त के निर्देश में इस शिकायत का सत्यापन कराया गया और धनेश शुक्ला
और मनोज दुबे, दोनों से बात हुई, जिसमें ये लोग 12,000 रुपए में इनको 3 HP का स्थायी कनेक्शन देने के लिए तैयार हो गए। और आज हमने 12,000 रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए इनको पकड़ा है। हमारा ये मैटर था कि हमें 3 HP कनेक्शन चाहिए था कृषि कार्य के लिए, तो हम यहाँ पे शायद ही तो इनने 17,000 की मांग की, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इनने 15,000 में इनने बोला कि ठीक 15,000 दे दो। फिर कुछ दिन बाद हम फिर आए, हमने कहा सर अभी और कम करिए, तो इनने 12,000 में लास्ट कहा, तो वो 12,000 दे के आज लोकायुक्त की कार्रवाई करवाई हमने। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। किस गांव से हैं? जमुनिया गांव से। जमुनिया कटेंगी? हाँ कटेंगी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।